बच्चों हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस एट 6.6 को स्टार्ट किया था और वहां पर हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा था, याद है आपको? पाई डायग्राम बनाना है ना। पाई डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले क्या करने का, एक टेबल बनाने का। ठीक है, टेबल में कितने कॉलम्स होने चाहिए, तो 3 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है बच्चों, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थीटा लिखते हैं, थीटा। और थीटा निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं 5th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है देखिएगा, द पाई डायग्राम इन द फिगर 6.3, मतलब इस फिगर में shows the proportions of different workers in a town, answer the following questions with its help। देखो बच्चों, ये जो आपका पाई डायग्राम है ना, इसमें क्या दिखाया गया है, तो एक टाउन है जहाँ के मतलब जहाँ पे जो वर्कर्स है ना बच्चों, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। जैसे कि 72 डिग्री ऐसे वर्कर्स हैं जो कहाँ पे काम करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों सेंट्रल एंगल दिया गया है। ओके, फिर होटल्स में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उनका सेंट्रल एंगल यानी थीटा का वैल्यू क्या है, 72 डिग्री। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे फूड का 48 डिग्री, एग्रीकल्चर का 24 है, ये 18 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसकी मदद से हमें क्या करना है, ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर हम लोगों को देने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, और फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला करते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग को बता देती हूँ, देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग ना 2 साइड लेने वाले हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा हम लोग राइट हैंड साइड लेने वाले हैं। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा लिखना है, बराबर। और थीटा के नीचे पता है क्या लिखोगे। अब मुझे एक बात बताइएगा, जो एंगल होता है बच्चों उसका टोटल कितना होता है, 360 होता है, यही होता है ना। तो आपको नीचे क्या करना है, टोटल लिखना है। उसी प्रकार से इधर आपको क्या लिखना है बच्चों, तो इधर जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा ना, इसमें आपको टोटल लिखना है। अब किसका टोटल लिखोगे, तो अगर आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स पूछे जा रहे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स रहेंगे ना बच्चों, वो आप कहाँ पे लिखोगे, तो नीचे लिखोगे, यानी कि डिनोमिनेटर में। मतलब आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है, 2 साइड तो आपको पक्का लेना है, और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में दोनों साइड में क्या लिखना है, आपको टोटल लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपने थीटा लिया मतलब सेंट्रल एंगल लिया, तो सेंट्रल एंगल का टोटल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर आपने नंबर ऑफ वर्कर्स लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ पे लिखना है, आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अभी फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है कि इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000 हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 10,000, यानी पूरा देखो बच्चों ये पूरा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की बात की जा रही है। अगर ये 10,000 है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो जो हमें फाइंड करना है ना, उसको हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं कि लेट एक्स वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब हमने ऐसा मान लिया कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो एक्स वर्कर्स हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं कितने, 10,000। तो इधर हम ये भी लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो अब करना क्या है, मैंने आपको बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लेना है। इधर आप क्या लिखोगे, सेंट्रल एंगल लिखोगे। लेकिन कौन सा सेंट्रल एंगल लिखोगे, तो देखो कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे बात की गई है ना बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन में सेंट्रल एंगल कितना है, 72 डिग्री। तो यहाँ पर पहले तो आप इस तरीके से लिखो, फॉर्मूला लिखो, उसके बाद से वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, फिर नीचे क्या आएगा बच्चों, बताया था ना सेंट्रल एंगल का टोटल कितना होता है, 360। तो यहाँ पे 360 लिखेंगे, विच इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और नीचे क्या आएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नीचे लिखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, और ऊपर क्या लिखोगे, तो देखो हमने ये नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या अज्यूम किया है बच्चों, एक्स अज्यूम किया है ना।
तो यहाँ पे x लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन कितना है 72 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 72 डिग्री अपॉन में 360 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे x आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 10,000, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो कैसे किया जाए, 10,000 को इधर बुला लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 अपॉन 360 इंटू 10,000, ऐसा ही होगा ना, देखो 10,000 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो कैसे किया जाए, 0 से 0 गया, सही है ना। फिर 12 3 सा क्या होता है 36 होता है, और 12 6 सा 72 होता है ना, यस 12 5 सा 60, 12 6 सा 72, बराबर। अब देखो बच्चों फिर से ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x, बराबर। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1000 में करूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चों 1000, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 1000 मिला। तो देखिए मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे देखो इसके आगे का मैं इधर कर रही हूँ, यहाँ पे लिखते हैं x विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1000, तो यहाँ पे आ गया 2000, मतलब 2000 वर्कर्स ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर, कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द, नहीं ये था ना, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे लिखिएगा कि 2000 वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। समझ गए। तो देख लीजिए बच्चों, ये जो आपका पहला वाला सब क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, यहाँ पे मैं करती हूँ सेकेंड वाला। तो देखो इसमें क्या दिया है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको ये बताना है कि कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम टू सेम तरीके से आपको इसे भी सॉल्व करना है, मतलब ये वाले को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो आपको फाइंड करना है उसे आप क्या कंसिडर करोगे बच्चों, x तो ले चुके हो ना, तो y ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट x नहीं y, ठीक है, y वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं बच्चों 10,000 है। तो ये भी हम इधर लिख करके बता देते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, सही है ना। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 10,000, ठीक है। चलिए बच्चों अभी फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या लिखना है, सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर नीचे क्या आएगा बच्चों 360, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 360 विच इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा y, और फिर यहाँ पे नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। अब बच्चों आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। तो देखो सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल एंगल कितना दिया है 36 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 36 अपॉन में 360 विच इज इक्वल टू y अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 10,000, सो राइट डाउन हियर 10,000, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये जो 10,000 है इसको हम लोग इधर बुला लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसके आगे का ना मैं इधर कर रही हूँ, ओके। चलो 10,000 तुम इधर आ जाओ, तो यहाँ पे हो गया 360 इंटू 10,000 विच इज इक्वल टू y। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो होगा क्या, 0 से 0 गया, 36 से 36 गया, बचा क्या बच्चों 1000, यानी y का वैल्यू हमें क्या मिला 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर y विच इज इक्वल टू 1000, यानी कि 1000 ऐसे वर्कर्स हैं बच्चों जो किस में काम करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि 1000 वर्कर्स आर वर्किंग
इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो दूसरा वाला सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद हम लोग ये थर्ड वन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। देखो बच्चों, अभी तक हमसे नंबर ऑफ वर्कर्स पूछे जा रहे थे, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, तो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स बताने हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन में काम करते हैं, बराबर। तो ये हम कैसे करेंगे, तो प्रोसेस तो वही रहेगा बच्चों, लेकिन बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। वो क्या, देखो जब भी हमको नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने रहते थे तो हम क्या लिखते थे, इधर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज। तो नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, टोटल परसेंटेज। तो टोटल परसेंटेज क्या होता है, 100 ही होता है ना। कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो परसेंटेज तो आपका 100 ही होता है, ठीक है। आप लोग को याद होगा, अगर हमें परसेंटेज निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंटेज मतलब टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। चलो अभी देखते हैं। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बच्चों z, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट z बी द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो अब होगा क्या, इस साइड तो आपको सेंट्रल एंगल ही लिखना है, वो तो एकदम फिक्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन। नीचे क्या आएगा, इसका टोटल आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इसका टोटल कितना, 360, ठीक, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, z, और इसके नीचे क्या आएगा, परसेंटेज का टोटल, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में हमें लिखना चाहिए था, जैसे मैंने ये लिखा ना, वैसे हमें इधर भी लिख करके बताना चाहिए था। रुकिए मैं आपको बता ही देती हूँ, टोटल परसेंटेज, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, टोटल परसेंटेज ऑफ वर्कर्स 100% होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन, नीचे आ जाएगा बच्चों 360, विच इज इक्वल टू z अपॉन क्या आएगा, टोटल परसेंटेज, ठीक। ये नहीं लगाया तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज लिखा है ना, या फिर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। तो सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन कितना दिया है बच्चों, प्रोडक्शन के लिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 90 अपॉन में 360 डिग्री आ गया, विच इज इक्वल टू z अपॉन टोटल परसेंटेज कितना है बच्चों, 100%, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये 100 को इधर बुला लेते हैं, तो 90 अपॉन 360 इंटू 100 विच इज इक्वल टू z। अब होगा क्या, 0 से 0 गया, ये वाले 0 से, अच्छा ये तो नहीं कट पाएगा, चलिए कोई नहीं, यस। एक काम करते हैं, क्या किया जाए, देखो इसको कैंसिल करते हैं, रुको, यहाँ पे ये 0 रहने ही दो और ये 0 भी रहने दो, ठीक है। अब सुनो, ये वाले 0 से इस वाले 0 को कैंसिल करो और फिर इसको डिवाइड करो, 9 1 9, 9 4 36, फिर इसको 4 से काटो, 4 1 4, 4 2 8 और 4 5 20, यानी z का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, 25, यानी कि परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन कितना आ गया, 25%, ठीक है। ये परसेंट में हमको आंसर मिला है। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, कैसे लिखोगे कि दे आर फॉर 25% ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, ठीक है, 25% ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो देख सकते हो हमने ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर बता दिया है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसी के जैसा सिक्स्थ क्वेश्चन भी है, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आए ना,
तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चों, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। यानी कि ये जो आपका पाई डायग्राम है ना बच्चों, इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है, तो एनुअल इन्वेस्टमेंट बताया गया है एक फैमिली का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा शेयर्स में सेंट्रल एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, मतलब इतना क्या करते हैं वो फैमिली जो है वो शेयर्स में इतना इन्वेस्टमेंट करती है। एक्चुअल में ये अमाउंट तो नहीं दिया है, लेकिन सेंट्रल एंगल दिया गया है जो हमारी हेल्प करेगा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हमें ये चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ₹2000 फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे हमको टोटल दिया गया था, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए थे ना, और हमें वहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 2000। अभी इसकी मदद से आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है। ओके, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं बच्चों। हमारा रूल तो वही रहेगा। कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है आपको, सेंट्रल एंगल, और इसके नीचे क्या लिखना है बच्चों, तो सेंट्रल एंगल का टोटल। फिर राइट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, तो नीचे आपको टोटल लिखना है, और ऊपर जो भी आपसे पूछा रहेगा वो आपको यहाँ पे ऊपर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट x बी द, या फिर ऐसे टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट बी, टोटल इन्वेस्टमेंट बी ₹x। ठीक है, ये हमने मान लिया। और देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना दिया है, 2000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर विच इज इक्वल टू 2000 बराबर। अब चलिए बच्चों फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या लिखना है यहाँ पे, सेंट्रल एंगल लिखिएगा, सेंट्रल एंगल फॉर कौन सा वाला आएगा, शेयर्स का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे शेयर्स का आएगा। ठीक है, फिर नीचे क्या आएगा बच्चों, तो इसका टोटल यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 360 विच इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, तो इधर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। यहाँ पे लिख देते ऊपर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यानी शेयर में कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ओके, टोटल मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, पूरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितने भी यहाँ पे ये सब कुछ दिए गए हैं, इन सभी का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स कितना दिया है, ये देखिएगा 60 डिग्री। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 60 डिग्री लिखेंगे। तो लिख देते हैं इधर 60 डिग्री अपॉन में 360 विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना है, 2000। तो यहाँ पे लिखिएगा 2000। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने क्या अज्यूम किया है, x अज्यूम किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या किया जाए बच्चों, एक काम करते हैं, x को इधर बुला लेते हैं, बाकी ये दोनों टर्म्स को इधर ले लेते हैं। तो x इधर आ गया और ये दोनों उधर जाएंगे। तो देखिए होगा क्या, ये जो 360 है ये इधर डिवाइड में है, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये देखो ये ऊपर है ना, जब ये इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 2 से क्या होता है बच्चों, 12,000 आ गया। तो ये आपका क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दो, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू ₹12,000। ठीक है, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। चलिए पहला वाला क्वेश्चन तो हमने फाइंड आउट, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता दिया। अभी हम लोग दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। अब आपको ये बताना है कि बैंक में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। ठीक है, मतलब कितना डिपॉजिट किया बैंक के अंदर। तो जो हमें फाइंड करना है, देखो बच्चों इसको नंबर 1 डालना था, यस, जो हमें फाइंड करना है उसको हम लोग क्या कंसिडर करें, y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक बी ₹y। ठीक है,
और टोटल इन्वेस्टमेंट अभी अभी हमने निकाला, कितना आया है बच्चों, 12,000, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, टोटल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू कितना है, 12,000। फिर से आपको ये फॉर्मूला लिखना है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, सेंट्रल एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिट इन बैंक। फिर नीचे क्या आएगा बच्चों, 360 डिग्री विच इज इक्वल टू, देखो ये जो अमाउंट हमने वाई अज्यूम किया है वो कहाँ पे आएगा बच्चों, ऊपर, और नीचे क्या आता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। तो चलिए देखते हैं, सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिट इन बैंक कितना दिया है बच्चों, देखो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो हम इधर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, अपॉन में आ जाएगा 360 विच इज इक्वल टू y अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, अभी अभी फाइंड आउट किया था ना, तो देख लीजिए 12,000, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 12,000 है ना, इसको इधर बुला लेंगे। तो जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कुछ यूं 90 अपॉन 360 इंटू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 12,000 विच इज इक्वल टू y, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कैसे होगा, देखो 0 0 कैंसिल, सही है ना। उसके बाद 9 1 से 9, 9 4 से क्या होता है, 36 होता है। अब चलिए इसको 4 से कैंसिल कर देते, तो 4 1 से 4, 4 3 से 12, यानी कि y का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, 3,000। मतलब हमने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया, तो 3,000 रुपये डिपॉजिट किया, ठीक है। समझ में आया ना आपको, बस हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और उसमें वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y विच इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3,000 रुपीज, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखिएगा, बताती हूँ आपको। यहाँ पे लिख दे कि हेंस अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक विच इज इक्वल टू ₹3,000, ठीक है। तो देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हमने बता दिया। अब उसके बाद हम लोग ये तीसरा वाला सवाल देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कितना ज्यादा, क्या यहाँ पे कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड, यानी दोनों को कंपेयर करके हमको क्या बताना है। जैसे कि म्यूचुअल फंड है और दूसरा क्या है बच्चों, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने कितना ज्यादा अमाउंट, मतलब इसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। जैसे सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हमने इन्वेस्ट किया 10 रुपए और इसमें हमने इन्वेस्ट किया 12 रुपए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में हमने कितना अमाउंट इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया बताइए। तो क्या करेंगे, 12 में से 10 को माइनस कर देंगे, यानी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 रुपए। यानी हमने इसके कंपैरिजन में 2 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट क्या किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही करना है, बराबर। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, पता है आपको, म्यूचुअल फंड का अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट निकालेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए किसका निकाल लेते, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ओके। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं नंबर 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी बी क्या कंसिडर किया जाए, एक्स और वाई तो ले चुके हैं ना, तो अभी जेड ले लेते हैं, ₹z। यानी हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने ₹z क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों सेंट्रल एंगल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, नीचे क्या आएगा, इसका टोटल आ जाएगा, यानी कि 360 विच इज इक्वल टू z जो है बच्चों वो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट।
चलिए अभी हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कितना है 120, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों 120 अपॉन में 360 विच इज इक्वल टू जेड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना फाइंड आउट किया था, ये देखो 12,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 12,000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो क्या करना चाहिए हमको, ये जो 12,000 दिखाई दे रहा है इसको आप इधर बुला लो, तो जब ये 12,000 इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा ना 120 अपॉन 360 इंटू 12,000 विच इज इक्वल टू जेड। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कैसे कटेगा, देखो 0 0 गया, 12 1 सा 12, 12 3 सा 36, ठीक है ये 3 है, फिर इसको 3 से कैंसिल करो, 3 4 सा 12, यानी कि z का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों 4,000, यानी कि हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो 4,000 रुपये। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर z विच इज इक्वल टू ₹4,000। ठीक है, ये तो हमने पता लगा लिया। अब उसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। z तो हो गया ना, तो चलो अभी a कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि let amount invested in mutual fund be ₹A। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों फिर से आपको ये फॉर्मूला लगाना है सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड। चलिए लिखते हैं यहाँ पे सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड अपॉन में क्या लिखोगे 360 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों A अपॉन में आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब उसके बाद सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 60 डिग्री अपॉन में आ गया 360 विच इज इक्वल टू A अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इज 12,000। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 12,000 को इधर बुला लेते हैं, तो 60 अपॉन 360 इंटू 12,000 विच इज इक्वल टू A। अब क्या होगा 0 0 गया, 6 1 सा 6, 6 6 सा 36, 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, मतलब कितना आ गया बच्चों 2,000। ठीक है, तो A का वैल्यू हमको क्या मिला 2,000 रुपये, यानी कि हमने म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया बच्चों तो 2,000 रुपये। ठीक है, अभी हमसे पूछा क्या था कि हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। ओके, तो लास्ट में नहीं, अभी फिर से आपको यहाँ पे एक बात लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे, ऐसे लिखिएगा, ये जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा रहता है वैसे लिखने का। यहाँ पे हम लिखते हैं कि द मोर मनी इज, यहाँ से देयरफॉर द मोर मनी is invested in immovable property then in mutual fund। तो ये हमें कैसे मिलेगा बच्चों, हमें क्या करना होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, सही है ना। तो अभी हम करने क्या वाले हैं पता है आपको, z में से a को माइनस करने वाले हैं, ऐसे z माइनस a, तो z कितना है 4,000, फिर a कितना है बच्चों, तो a देख लीजिए 2,000। चलिए अभी इसको घटा दीजिए, तो 4,000 में से 2,000 जाएगा तो कितना आएगा 2,000 रुपये, यानी कि हमने 2,000 एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट किया किसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो बस यही आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने बता दिया। समझ में आया ना आपको। अभी हम लोग यहाँ पे 4th वन देखेंगे बच्चों। तो 4th वन क्या है कि हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। अभी आपको क्या बताना है कि पोस्ट में हमने कितना, पोस्ट कहाँ गया, पोस्ट कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुकिए बच्चों, यहाँ पे ना आई थिंक पोस्ट होगा मेरे ख्याल से, शायद से एक बार मैं क्वेश्चन देखूँ क्या, यस यहाँ पे बैंक नहीं, यहाँ पे पोस्ट आएगा, देखो वही मैंने गलती की थी। यस, तो हमें क्या बताना है कि पोस्ट में हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, ये तो और भी सिंपल है ना। तो आप एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये वाला रफ करके ये 4th क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। ठीक है, चलो बच्चों 4th वाला सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि पोस्ट में हमने
बी रुपीज़ क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट बी रुपीज़ बी, ठीक है। अब उसके बाद फिर से ना इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट, नीचे क्या आएगा, तो सेंट्रल एंगल का टोटल यानी कि 360 डिग्री आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बी, और फिर इधर क्या लिखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखो सेंट्रल एंगल कितना दिया गया है पोस्ट का, तो यहाँ पे देख लो 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे इधर 30 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 360 विच इज इक्वल टू बी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इज 12,000, ठीक है। अब 12,000 को इधर बुला लो, तो 30 अपॉन 360 इंटू 12,000 विच इज इक्वल टू बी। अब क्या होगा, देखो 0 0 गया, फिर यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 से 12 को कैंसिल कर दो, क्या आया बच्चों, 1000, यानी कि हमने पोस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो 1000 रुपये, ठीक है। 1000 हमने पोस्ट में इन्वेस्ट किया, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिख देते हैं कि हेंस अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट विच इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 6.6 है ना बच्चों, ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो पाई डायग्राम तो सिंपल था, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन में बस हमने यही वाला पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, गुड बाय एवरीवन।